कक्षा 10 गणित। आज हल करेंगे प्रश्नावली 12.1 को। चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस प्रश्नावली में ठोस आकृतियां दे देगा, उनका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना रहेगा। इसी संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे ठोस आकृतियाँ क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो भी आकृतियाँ बनी है, यहाँ पर ये घना बना है, ये शंकु है, ये बेलन है और यहाँ पर ये गोला है। यहाँ पर ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं जिसे आप 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा इन सभी आकृतियों में, है ना। तो यहाँ पर ये घनाभ है। घनाभ का मतलब ये तो जो भी इस प्रकार की ठोस आकृतियाँ रहती हैं इनको आप समझने के लिए पेपर पर बनाते हैं, लेकिन जो कुछ भी आकृति आप पेपर पर बना दें वो सब क्या होता है 2D, है ना। यदि आप कोई वृत्त बना रहे हैं, वो एक समतल पर बना रहे हैं ना, तो वो 2D आकृतियाँ होती हैं, है ना, द्विविमीय आकृतियाँ। कोई आप वृत्त बना दिए, कोई आयत बना दिए, कोई आप वर्ग बना दिए, तो ये सभी 2D आकृतियाँ रहती हैं। और जो 3D आकृतियाँ रहती हैं वो स्थान घेरती हैं। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल में एक रबर है, यह एक घनाभ है ना, जिसमें क्या है लंबाई चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई है। तो यहाँ पर ये घनाभ है और यहाँ पर शंकु रहेगा, तो इसमें भी ये भी स्थान घेरेगा, है ना। तो यहाँ पर इन सब का हम लोग पहले आयतन और क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला होता है उसको हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने घनाभ बना दिया। अब घनाभ का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, साथ साथ इसकी ये ऊंचाई है। तो इसके लिए आयतन का क्या फार्मूला होगा? आयतन मतलब ये कितना स्थान घेरा है। घनाभ कुछ इसी प्रकार से रहेगा। तो ये कितना स्थान घेरा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर फार्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। इससे आप घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका पार्श्व पृष्ठ का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस आकृति को आपको कलर करना है। यह ठोस आकृति है, इसको आपको कलर करना है। तो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ का मतलब यहाँ पे इसके आप बाहरी किनारों पे कलर करें, है ना। यहाँ पर जो एक आयत बन रहा है और यहाँ पर एक आयत बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आप कलर करें, है ना। ऊपर नीचे को आप छोड़ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये होगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2h और कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई रहेगा। और यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पे चारों तरफ आप कलर कर रहे हैं इसको, है ना। तो कलर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा, यह अज्ञात किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आयताकार रहता है, आकृति रहता है, उसका आप सिंपल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आयताकार आकृति ऊपर है नीचे है, यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे तो इसका आयत ज्ञात मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ऊपरी क्षेत्रफल, और यहाँ पे नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसको जोड़ दिया जाएगा तो 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक में 2 आएगा, यहाँ से 2 वहीनिष्ठ कर लिया गया है। और यहाँ पर इसकी आकृति, इसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसमें क्या है, यहाँ पर चौड़ाई है, साथ साथ ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल कर दिया जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार से यह 2 भाग है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से, यह लंबाई और ऊंचाई से मिलकर बना है। यहाँ पर यह लंबाई और ऊंचाई हो गया, और एक इधर भी है एक इधर भी है ना, दोनों तरफ है। तीनों पदों को जोड़कर इसमें से 2 वहीनिष्ठ ले लिया गया। और यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर एक शंकु की आकृति बनी है जिसके यहाँ पर नीचे यहाँ पे त्रिज्या रहता है और ऊपर जाकर मिल गया रहता है ना। ये यहाँ पर जोकर की टोपी प्रकार का इसी प्रकार से रहता है शंकु। तो यहाँ पर एक वृत्त रहता है और ऊपर ये जाकर मिला रहता है। तो इसका यहाँ पे आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या रहेगा, और यहाँ पे इंटू एच, यह ऊंचाई है। ठीक है, जो भी ये वृत्त की मतलब जो भी ये शंकु की ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई। और यहाँ पे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? वक्रपृष्ठ मतलब यहाँ पे बाहरी किनारों पे समझ लीजिए कलर कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वृत्त बन रहा है ना उस पर अभी फिलहाल में कलर नहीं किए हैं। तब यहाँ पे क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पाई आर एल रहता है। यदि आप नीचे जो वृत्त बन रहा है पाई आर स्क्वायर, इसको भी आप कलर करते हैं तो इसको सिंपल आप इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे दोनों पदों में से पाई आर उभयनिष्ठ कर लिया गया है और आर प्लस यल लिखा गया है ना कोष्ठक में। कुछ इस प्रकार से ये हो गया है। ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल है। मान लेते हैं शंकु के आप बाहरी किनारों पर भी कलर कर रहे हैं और नीचे भी कलर कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमने बेलन बना दिया। अब बेलन का आयतन आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ये यहाँ पर यह ठोस बेलन है ना, यहाँ पे ठोस बेलन है। इसका आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। आर यहाँ पर जो ऊपर भी वृत्त रहेगा और नीचे भी वृत्त रहेगा, इसका यह त्रिज्या है और यह इसकी ऊंचाई है। यह हो गया बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके यहाँ पर बाहरी किनारों पे आपको कलर करना है। बेलन के वक्रपृष्ठ का यहाँ पे क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है ना। यहाँ पे इसके बाहरी किनारों पे आप पूरा कलर करेंगे, है ना, इस पार से और उस पार जहाँ तक भी वृत्ताकार रहेगा, है ना, बेलन है ये वृत्ताकार रहेगा। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ यदि आप कलर करेंगे ऊपर नीचे छोड़कर, अभी है ना, ऊपर नीचे छोड़कर यदि आप कलर करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आर एच रहेगा। और यही बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे ऊपर जो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नीचे भी वृत्त रहेगा उसका भी क्षेत्रफल क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर आप जोड़ देंगे तो आपको सिंपल ये प्राप्त हो जाएगा।
जो बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल है 2πr कोष्टक में r प्लस एच। और यहाँ पर एक गोला बनाया गया है जिसको यहाँ पर फिलहाल में आपको देखने पर वृत्त लग रहा है। वृत्त का मतलब जिसको आप पेपर पर बना पाए वो वृत्त हो जाएगा, और गोला का मतलब इसको गेंद समझ लीजिए कि एक ठोस गेंद है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे बाहरी किनारों को ये समझ लीजिए कि गेंद है, उसके पूरे बाहरी किनारों पर आपको कलर करना है ना, तो वही होता है जो बाहरी भाग पूरा है वो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर है। यदि यहाँ पे अर्धगोले का पूछेगा, यदि मान लेते हैं अर्धगोला रहेगा तो यहाँ पर सिंपल हम लोग उस अर्धगोले का आयतन रहेगा तो इसका हम लोग सिंपल आधा कर देंगे इस आयतन का। और यहाँ पर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, गोला देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पे इसका हम लोग आधा कर देंगे। जैसे देखिए अर्धगोला हम बनाते हैं इस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसका तो हम लोग पहले ही आधा कर दें, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो ये पूरा आधा भाग है, और प्लस यहाँ पर भी ऊपर भी वृत्त बनेगा तो यहाँ पर भी हमें पाई आर स्क्वायर उसमें जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी कर लेंगे। फिलहाल में यही था घनाभ, शंकु, बेलन और गोला का इन ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमने समझा, और साथ साथ इनके आयतन के बारे में भी हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली 12.1, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न सिंपल ये कह रहा है ना कि यहाँ पे दो घन है जिनमें से यहाँ पे प्रत्येक का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर घन दे देगा। यहाँ पे घन का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रहता है, ये इस प्रकार से हमने सिंपल एक घन बना दिया। ठीक है, ये भी एक ठोस आकृति रहेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहता है। यहाँ पर इस प्रकार दो घनाभ हैं। चलिए यहाँ पर सेम आकार का हम एक और बना देते हैं, और यहाँ पर अब ये बन गया सिंपल, यह आपका एक घनाभ बन गया है ना। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहता है तो उसे घन बोलते हैं, और यहाँ पर जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब तीनों अलग अलग हो जाए, या फिर दो भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई है ये तो अलग हो गया, साथ साथ जो यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई अभी सेम ही है। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है तो उसे घन बोलते हैं, और यदि कोई भी एक अलग हो गया तो उसे घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो घन के लिए यदि फार्मूला की हम बात करें तो क्या होता है, घन के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे घन कुछ इसी प्रकार से रहेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तीनों बराबर रहता है। मान लेते हैं कि भुजा ए है, तो इसका आयतन का फार्मूला होता है, यहाँ पे तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आप गुणा कर देंगे तो ए पर घन आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी घन रहता है उसका आयतन ए पर घन से ज्ञात करते हैं। साथ साथ यदि आप इसके सभी फलकों मतलब यदि संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात करना चाहेंगे तो मान लेते हैं एक का यदि आप ज्ञात किए, इस प्रकार से 6 फलक है, एक फलक का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर ज्ञात होगा। इस प्रकार फलकों की संख्या कितना है 6, एक ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे, तो यहाँ पे इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर रहता है। प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी कर लेंगे। चलिए फिलहाल में आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से घना बन गया है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले इस घन का हम लोग एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं। भुजा ज्ञात करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर लंबाई उसकी क्या है, जो घना बन रहा है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, और फिर हम लोग उसका यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये समझ लीजिए कि इसको हमें कलर करना है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब चारों तरफ इसको हमें कलर करना है ना। इसके लिए हमने सिंपल आपको फार्मूला बताया था। यहाँ पर हमें यही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही फार्मूला में अप्लाई करना है। लिखते हैं, दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर घन दे देगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर हम ए मान लेते हैं, जो कि सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगा। तब यहाँ पे ए पर घन बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 64। ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख भी देते हैं, घन का आयतन का फार्मूला होता है ना, ए पर घन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घन का आयतन हमें दे दिया गया था, इसके स्थान पर हमने ए पर घन प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर ये 64 है, दोनों पक्षों का यहाँ पर घनमूल लेंगे तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, ये करणी में
64 रहेगा, लेकिन आपको सिंपल यहाँ पे 3 लिखना है ना। यहाँ पर ये घनमूल इसे पढ़ेंगे, है ना, घनमूल निकालेंगे 64 का। जिस प्रकार से वर्गमूल में हम लोग सिंपल 2 गुणनखंडों को, 2 गुणनखंड रहता है तो उसमें से एक गुणनखंड उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 सेम गुणनखंड होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16, चौका 64 होता है ना। तो यहाँ पर 4 के हमने सिंपल 3 गुणनखंड बना दिए। अब इनका यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो सिंपल हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड आप उभयनिष्ठ लीजिए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4। यहाँ पर ए का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 4। यहाँ पर घनमूल ज्ञात करने का सिंपल ये मतलब होता है कि जो भी आप घनमूल प्राप्त कर रहे हैं वो यहाँ पर जो भी आपको पहले दी गई संख्या थे, यहाँ पे इसी संख्या के इसमें 3 संख्याओं का आप गुणा कर दें, तो जो भी संख्या का आप घनमूल ज्ञात कर रहे थे वो संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए। यदि हम 4 के 3 गुणनखंडों का सिंपल गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 64 हमें प्राप्त हो जाएगा। 64 का घनमूल 4 है और यहाँ पे 4 का घन कर देंगे तो 64 प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल बात है। जो ए है वही हम लोग का घन का भुजा है, घन की, चलिए एक भुजा लिख देते हैं। यहाँ पर तीनों भुजाएं सेम ही रहेगा। ये हमने ज्ञात कर दिया। ये 4 यह मात्रक है सेंटीमीटर में, और जब यहाँ पे 2 सेम घनाभों को आप जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे जो घना बन रहा है, अब यहाँ पे देखिए यह भी लंबाई है 4, यह भी लंबाई है 4। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, 4 4 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ पे घनाभ बना तो घनाभ का यहाँ पे पूरी लंबाई अब कितना हो जाएगी, यहाँ पर भी ये भी 4 है, यह भी 4 है, 4 4 जुड़कर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। घनाभ की ये लंबाई है ना। यहाँ पर ये लंबाई हमने ज्ञात कर दिया। साथ साथ यदि चौड़ाई की बात करेंगे तो सेम ही रहेगा, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, और यदि ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं घनाभ की लंबाई, जिसको हम लोग यल से दिखाएंगे, यहाँ पे 4 4 8 सेंटीमीटर, कामा लंबाई ये हो गया, चौड़ाई यहाँ पे b, जो कि यहाँ पे 4 ही सेंटीमीटर है। यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे लंबाई बढ़ गया है, तथा यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग यस से दिखाएंगे, जो कि है 4 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं है। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणते लंबाई चौड़ाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई प्लस यहाँ पे ऊंचाई और यहाँ पे लंबाई, इनका यहाँ पे गुणनफल रहता है। चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई है 8 और b का वैल्यू है यहाँ पे चौड़ाई 4 है, प्लस यहाँ पर b का वैल्यू 4, h का वैल्यू भी 4 ही है, प्लस हाइट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे लंबाई 8 है। 2 गुणते 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमें 4 प्रतिस्थापित करना है, 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौको 32 हो जाएगा। जोड़ देते हैं, 2 गुणते यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 7 8, मतलब यहाँ पे सबको जोड़ देंगे इकाई अंकों को, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 को 0, हासिल 1 बना, 3 1 4 हो गया, 3 3 6 7 8 होगा, 80 आ रहा है। यहाँ पे 8 दूना 16, 160, और यहाँ पे मात्रक ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया, ऊपरी भाग का, निचले भाग का, दाहिने बाएं और आगे पीछे का, यहाँ पर आपने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि यहाँ पर आकृति बनाने की बात करेंगे ना, तो पहले तो आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। चलिए यहाँ पर हम सिंपल इस प्रकार से अर्धवृत्त नहीं, यहाँ पे अर्धगोला है, ठीक है, यहाँ पे खोखला गोला है, इसको हमने सिंपल बना दिया। यहाँ पे ऊपर वृत्त रहेगा, यहाँ पर पूरे गोले की बात करेंगे तो इस प्रकार से गेंद के आकार का रहेगा, और यहाँ पर उसको हमने आधा बना लिया, है ना। अब इसके ऊपर यहाँ पर बोल रहा है कि बेलनाकार, यहाँ पे एक खोखला बेलन है, तो बेलन हमने बताया कि बेलन, मान लीजिए यहाँ पर जो पेन है ना, यहाँ पर एक बेलन ही है, ठीक है, यह बेलनाकार ही है, तो यहाँ पर इसी के ऊपर रखा गया है, तो हमने सिंपल उसको भी बना लिया। यहाँ पे
सिंपल हमने इसको बना लिया। और यहाँ पे जो कुछ भी दिया है उसको हम लोग नोट कर देंगे। यहाँ पे अर्धगोले का आपको व्यास दे दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर जो ऊपर वृत्त बन रहा है ना, यहाँ पर इसका व्यास दे दिया गया है, केंद्र से पूरी दूरी दे दिया गया है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है ना, 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से इतनी दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगा तो उसको हम लोग ले भी लेंगे, लिख भी देंगे। और यहाँ पे दे देगा ना, इस बर्तन के पात्र की यहाँ पर कुल ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दे देगा। मतलब यहाँ पर जो भी पात्र की कुल ऊंचाई है, यहाँ पे यह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब रख दिया गया है। यहाँ पर एक अर्धगोला हमने बना लिया, उसके ऊपर एक हमने बेलन को प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया। मान लेते हैं अर्धगोले का यहाँ पे केंद्र O है, और यहाँ पर जो बेलन और जो यहाँ पे नीचे बेलन का जो नीचे वृत्त बनेगा ना, उसका भी केंद्र O ही रहेगा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर ही रख दिया गया है। अब यहाँ पर जो ऊपर है, यहाँ पर जो बेलन का ऊपर वृत्त बन रहा है ना, इसका हम चलिए केंद्र O' मान लेते हैं। और जो यहाँ पर ऊपर वृत्त बन रहा है और यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है, दोनों वृत्त सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसी अर्धगोले पर यह बेलन रखा गया है। अब यहाँ पर आपको चलिए यहाँ पर AB हम नामकरण कर देते हैं, और यहाँ पर हम CD नामकरण कर देते हैं, और यहाँ पर P नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे बर्तन की हमें कुल ऊंचाई दे दिया गया है, और यहाँ पे साथ साथ हमें व्यास दिया हुआ है ना। यहाँ पे व्यास AB की लंबाई हमें दे दिया गया है प्रश्न में। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, और दिया हुआ है ना, अर्ध गोले का व्यास जो है, इसको हमने AB मान लिया, और वही रहेगा। यहाँ पे बेलन का व्यास भी लिख देते हैं, जो खोखला लिख देते हैं, खोखले बेलन का व्यास, यह आपस में बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही यह खोखला बेलन रखा गया है। यह भी अर्धगोला क्या है, खोखला ही है। यहाँ पे व्यास चलिए यहाँ पे CD लिख देते हैं, यह भी बराबर रहेगा। और बराबर हमें दे दिया गया था, यह AB की लंबाई हमें प्रश्न में दिया है 14 सेंटीमीटर। और इन दोनों का त्रिज्या की हमें आवश्यकता पड़ेगा। देखिए फार्मूला की बात करें ना, तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो यहाँ पर खोखला है, आधा ही है। यहाँ पर ये भी जिसकी भी जो ये बर्तन है, इसकी मोटाई आप नगण्य के बराबर मान लीजिए, है ना के बराबर। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे आधा ही है ना। यहाँ पे इसके साथ साथ आपको त्रिज्या ज्ञात है कितना, यहाँ से 14 है, तो यहाँ पे OB की लंबाई कितना 7 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर व्यास पूरी लंबाई ज्ञात है, तो यहाँ पर हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम लोग सिंपल इसका आधा कर लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्धगोला है। और यहाँ पे बेलन की बात करेंगे, इसका यहाँ पे 2πRH हो जाएगा। इसके लिए यही फार्मूला है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH। 2πRH फार्मूले से खोखले बेलन का यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे बेलन का। और यहाँ पर जो अर्धगोला है, इसका यदि हम लोग को आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग इसका आधा कर देंगे, है ना। सिंपल इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और यहाँ पे संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है, उसको हम लोग सिंपल ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, और यहाँ पे अर्धगोले की हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, तब त्रिज्या की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का हमने चर्चा किया। त्रिज्या का मतलब यहाँ पे खोखले बेलन की त्रिज्या की भी बात कर रहे हैं, अर्धगोले की भी त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं ना। त्रिज्या लिख देते हैं, यहाँ पे O' D ही लिख देते हैं, या O' C लिख दीजिए। यहाँ पर भी OB लिख दीजिए या OA लिख दीजिए, है ना, दोनों प्रकार से बात सेम है। तो यहाँ पे चलिए O' D लिख देते हैं। O' D का मतलब यहाँ पे इस बेलन के सापेक्ष हम बात करें त्रिज्या, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे OB यह भी बराबर होगा। यहाँ पे 14 का हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हो गया। यहाँ पे दोनों का हम लोगों ने त्रिज्या ज्ञात कर दिया। साथ साथ यहाँ पे हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं, खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर, यहाँ पे बर्तन की पूरी लंबाई हमें दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे O'P, यहाँ पे ये पूरी लंबाई हमें दिया हुआ है। लिख देते हैं O'P। अर्धगोले की जो यहाँ पे त्रिज्या रहेगी, साथ साथ उसकी ऊंचाई भी तो उतना ही रहेगा, यह भी क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अर्धगोला है, तो यहाँ पर यह वाली लंबाई आपस में बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं O'P। यहाँ पर हमने ये पूरी लंबाई लिख दिया। यहाँ पर इस पूरी लंबाई में से यहाँ पे OP लंबाई हम घटा देते हैं। जो अर्धगोले की ऊंचाई है उसको हम लोग घटा देंगे,
तो यही खोखले बेलन की ऊंचाई बचेगा, जिसको आप यहाँ पे डी भी नामकरण कर सकते हैं, सी भी या AC भी नामकरण कर सकते हैं। यही खोखले बेलन की आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे O' यहाँ पे पूरी लंबाई में से हम लोग OP घटा देते हैं, ठीक है, ऋण यहाँ पे OP कर देते हैं। पूरी लंबाई हमें दे देगा 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे से हम घटा देते हैं 7। तो यहाँ पर हमें सिंपल 6 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगा, है ना। इसकी ऊंचाई हमें 6 सेंटीमीटर ज्ञात हुई, यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर सेमी लिख देते हैं। ये यहाँ पर केवल हम इतनी और यहाँ पे इतनी ऊंचाई की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक की ऊंचाई। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ हमें ज्ञात है, यहाँ पे खोखले बेलन के बारे में भी सब कुछ ज्ञात है और यहाँ पे खोखले अर्धगोलन के बारे में भी हमें सब कुछ ज्ञात है ना। यहाँ पे त्रिज्या ही केवल ज्ञात करना रहता है और यहाँ पे जब भी कोई भी बेलन रहता है उसका चर्चा करना रहेगा तो उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने बता दिया कि 7 सेंटीमीटर, साथ साथ इसकी हमने ऊंचाई बता दी। अब यहाँ पर हम लोग इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब लिखते हैं बर्तन, यहाँ पे जो ज्ञात करना है का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे इस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh और यहाँ पर बाहरी भी पृष्ठफल का क्षेत्रफल दिया रहता है ना, तो सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खोखला है और यहाँ पर इसकी जो भी मोटाई है बेलन का वो ना के बराबर है, ये समझ लीजिए। इसीलिए जो यहाँ पर बाहरी के लिए लग रहा है फार्मूला वही आंतरिक के लिए भी सेम ही लग रहा है, ठीक है। 2πRh हो गया। यहाँ पे अर्धगोले का यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हमने बताया था यदि गोला रहता तो इसके लिए हो जाता। अब यहाँ पे चूंकि अर्धगोला है तो यहाँ पे इसका आधा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। यहाँ पर आप बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, चूंकि ये खोखला है तो यहाँ पे आंतरिक के लिए भी सेम यही फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2πr²। यहाँ पर जो भी इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 2 पाई भी और r भी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे h प्लस यहाँ पे r। चलिए वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। 2 हो गया, पाई के स्थान पर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया नहीं था तो प्रश्न में पहले ही बोला है कि जहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दे पाएगा तो हमें सिंपल 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पे 22/7 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे r जो है त्रिज्या, दोनों के लिए यहाँ पे सेम है। यहाँ पे लिख देते हैं 7 का मतलब यहाँ पे 7 है केवल, तो यहाँ पे 7 प्रतिस्थापित कर दिया हमने। यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर यह इसका है खोखले बेलन का ऊंचाई, जो कि ऊंचाई हमने ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हुआ था, है ना। यहाँ पर यह 6 ऊंचाई, तो यहाँ पर ये 6 हो गया। त्रिज्या की बात करें दोनों प्रकार से सेम ही है, तो यहाँ पे त्रिज्या है 7, तो यहाँ पर सिंबल हमने 7 प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे अंश और 7 विभाजित है, यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 13 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 13 चौका 52 हो जाएगा, 52 को 2 हासिल 5 लगा, फिर यहाँ पे 13 चौका 52 और 52 और 5 57 हो जाएगा इतना। और जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्तन था इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये खोखला बर्तन है, इसको इसके अंदर वाले भाग में आपको कलर करना है ना, केवल अंदर वाले भाग में कलर करना है। तो जो भी क्षेत्रफल था उसको हमने सिंपल ज्ञात किया, तो हमें कितना ज्ञात हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दे दिया गया 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये समझ लीजिए कि उसको बाहरी किनारों पे चारों तरफ कलर करना है ना। तो यहाँ पे आकृति की बात करें तो पहले तो आपको एक शंकु बनाना है ना यहाँ पर, और यहाँ पे उसी त्रिज्या वाले एक यहाँ पे अर्धगोला अध्यारोपित है।
चलिए यहाँ पर शंकु आप चाहें तो नीचे भी करके बना सकते हैं या फिर चाहें तो आप ऊपर भी करके बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सिंपल एक शंकु बना दिया। यहाँ पर ये हम लोग का शंकु हो गया और इसी पर अध्यारोपित इसी त्रिज्या के बराबर आपको एक अर्धगोला भी बनाना है ना। तो चलिए अर्धगोला यहाँ पे नीचे साइड हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल अर्धगोला बना दिया। अब यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर खिलौने की त्रिज्या, जो खिलौने की त्रिज्या है वही अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा। दोनों प्रकार से बात सेम ही है ना। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या यहाँ से, ये आपका वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर यह इसकी परिधि है ना। तो यहाँ पर इसकी दूरी आपको दे दिया गया है, मतलब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ साथ खिलौने की आपको संपूर्ण ऊंचाई दे देगा है ना 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जो खिलौना है, खिलौने की यहाँ पर पूरी ऊंचाई 15.5 आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या है वहीं यहाँ पर अर्धगोले की ऊंचाई रहेगा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिज्या सेम ही रहेगा, 3.5 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर में से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर सिंपल हम लोग शंकु की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर पाएंगे है ना, कि शंकु की ऊंचाई क्या है वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। साथ साथ शंकु की यहाँ पे त्रिज्या यही रहेगा। शंकु के बाहरी वक्रपृष्ठ का यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे फार्मूला पाई आर यल रहता है। जो यल रहता है यहाँ पे यह तिरछी ऊंचाई रहता है, तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई भी हम लोग सिंपल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर एच वाली वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। 15.5 मीटर में से हम लोग 15.5 सेंटीमीटर है और इसमें से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। यह ज्ञात हो जाएगा जो संपूर्ण एक त्रिभुज बनेगा है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात है, यह ज्ञात है, तो यहाँ पे यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण का वर्ग आप सिंपल ज्ञात कर पाएंगे है ना। कर्ण का वैल्यू कर्णी में ऊंचाई का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग करके आपको जोड़ना होगा और यहाँ पे उसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। सिंपल इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। और यहाँ पे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr²। ठीक है, सिंपल इन दोनों का हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ पे संपूर्ण वक्रपृष्ठ का यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। आकृति को सिंपल हमने बना दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने कि दिया है एक खिलौना अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है। शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है तथा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हम लोग को दे दिया गया है। जो खिलौना बन रहा है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर का है, जिसको हमने यहाँ पर नामकरण भी कर दिया। यहाँ पे जो अर्धगोला है और यहाँ पे जो शंकु है, जो वृत्त बना रहे हैं, इसकी त्रिज्या हमें दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्या आपको दे दिया गया है। और साथ साथ खिलौना जो बन रहा है ना, तो यहाँ पे संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पे संपूर्ण ऊंचाई, यहाँ पर हमने बिंदुओं का नामकरण भी कर दिया। यहाँ पे पूरी ऊंचाई BP हो जाएगा, जिसको यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर हमने इस प्रकार लिख दिया। और शंकु की त्रिज्या आपको दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे शंकु के लिए नीचे वृत्त बन रहा है और वो इसी सेम वृत्त पर नीचे अर्धगोला भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी अर्धगोले का भी त्रिज्या यही हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही है, इसलिए हम लोग इसको भी R ही मान लेते हैं ना। यहाँ पे जब भी अलग अलग आएगा तो हम लोग अलग मान देंगे, लेकिन फिलहाल में सेम ही है, सेम वैल्यू है, इसलिए हमने सेम ही मान लिया। यहाँ पे इसका भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोले की भी त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे साथ साथ इस तिर्यक ऊंचाई की हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना रहता तो 2πr² से हम लोग इसका ज्ञात कर लेंगे है ना। R का वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात है, लेकिन यहाँ पर हमें πr, यहाँ पर शंकु के लिए R का तो वैल्यू हमें ज्ञात है 3.5, लेकिन यहाँ पर रियल हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, लिख देते हैं समकोण। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं AOB, लिख देते हैं AOB में। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हम लोग को यच भी ज्ञात कर लेना चाहिए है ना। यहाँ पर चलिए ज्ञात ही कर लेते हैं, लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, जिसको हम लोग सिंपल यच से दिखा देंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे पूरे खिलौने की लंबाई है उसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो त्रिज्या की लंबाई हमें दे दिया गया है ना 3.5 सेंटीमीटर, तो यह भी हो जाएगा। यहाँ पे OA और यहाँ पे OP, ये भी लंबाई आपस में बराबर है। यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इसमें से हम लोग घटा देते हैं ना, तब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे BO की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे है ना। जो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई है वह यहाँ पर BO है, या फिर इसे सिंपल हमने यच से दिखा दिया। तो यच से यहाँ पर जो पूरी लंबाई है, पूरी जो खिलौने की लंबाई है, उसमें से यह वाली लंबाई जो शंकु की ऊंचाई है उसको हम लोग घटा देते हैं ना। तो यहाँ पे पूरी लंबाई है BP है ना, यहाँ पे चलिए PB लिख देते हैं और इसमें से हम लोग OP को घटा देते हैं बराबर। तो यहाँ पे पूरी लंबाई हमें दे देगा खिलौने की
15.5 सेंटीमीटर ऋण, इसमें से हम लोग अर्धगोले की ऊंचाई घटा देते हैं, 3.5 सेंटीमीटर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 घटकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 में से जब आप 3 घटा देंगे तो सिंपल आपको 12 ही बचेगा, है ना। 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई है उसको हमने ज्ञात कर दिया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज AOB की चर्चा कर लेते हैं। इस त्रिभुज में हो जाएगा, लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग यल से दिखाएंगे, यहाँ पे करनी में लिख देते हैं त्रिज्या का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाइट का स्क्वायर। कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है तो यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हो रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यल बराबर हो जाएगा, आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.5 का वर्ग प्लस यहाँ पे हाइट हमने ज्ञात किया 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 का वर्ग। आगे हल करते हैं, यहाँ पे 3.5 का वर्ग कर देंगे, मतलब 35 का जब 35 में आप गुणा कर देंगे ना तो ये आपको प्राप्त होगा 35 का 35 में गुणा कर देंगे तो 1225 आएगा। 2 अंक बाद दशमलव बिंदु आप लगा देंगे तो सिंपल आपको यह प्राप्त होगा। 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 मिलेगा। सिंपल हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा करड़ी के अंदर, यहाँ पे 0.25 तो इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ पे 4 1 5 हो गया, और यहाँ पर एक तो यह इसी प्रकार से रह जाएगा। और यहाँ पे यह किस संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या आपको प्राप्त होगी, उस संख्या को हम बता देते हैं। 125 रहेगा दशमलव बिंदु हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बिंदु लग जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है इसका वैल्यू 12.5 यह सेंटीमीटर हमें ज्ञात हुआ। यदि यहाँ पर कठिनाई हो तो सिंपल आपको यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 15,625 लिखकर आप हर में 100 लिख दीजिएगा, है ना। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और सिंपल जो अंश में संख्या इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे तो 125 ज्ञात होगा, और फिर यहाँ पे हर में 10 रहेगा, 10 से भाग देंगे तो 12.5 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यल का भी वैल्यू ज्ञात कर दिया हमने। अब यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण वक्रपृष्ठ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब लिख देते हैं, अब यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये समझ लीजिए खिलौने को पूरी बाहरी भागों में क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे शंकु का बाहरी भाग चाहिए आपको, लिख देते हैं यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है। चलिए इन दोनों पदों में से देख लीजिए क्या उभयनिष्ठ है, पाई और यहाँ पे r, पाई r उभयनिष्ठ हो रहा है। चलिए पाई r हम सिंपल उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पे पाई r उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा यल, प्लस यहाँ से हमने पाई उभयनिष्ठ ले लिया, r को उभयनिष्ठ ले लिया, 2 बचा हुआ है और एक सिंपल r बचा हुआ है ना। वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पाई के स्थान 22/7 हो जाएगा गुणते r, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 3.5 है, लिख देते हैं 3.5 गुणते यल जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात किया था, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यही है 12.5 प्लस यहाँ पर 2 गुणते r जो है त्रिज्या का वैल्यू 3.5 ही है, 3.5 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं 22/7। और देखिए यहाँ पे 3.5 का मतलब यहाँ पे इसे हम 7/2 भी लिख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग 7 में 2 से भाग देंगे तो यही 3.5 में प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये हो गया, यहाँ पर ये 12.5 है, प्लस यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव बिंदु लगा देंगे, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि 3.5 है, 3.5 का 2 गुना सिंपल 7 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अंश और हर में यहाँ पे 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, अंश और हर से 7 विभाजित हो गया, 7 1 कम मतलब यहाँ पे 2 1 कम 2, और यहाँ पे 11 बार में विभाजित हो जाएगा। क्या बचा हुआ है 11,
और यहाँ पर गुणे में यहाँ पर बचा हुआ है दशमलव के बाद 5 है, 7 को जोड़ेंगे यहाँ पे पूर्ण के साथ, है ना। यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो गया, ठीक है, 19.5 हो गया, गुणा कर देते हैं। 11 5 55 को 5 हासिल 5 बना, है ना। और यहाँ पे 11 9 99, 99 में जब आप सिंपल 5 जोड़ देंगे ना तो 104 हो जाएगा, 104 को 4 हो जाएगा, और दशमलव मतलब यहाँ पे हासिल आपका 10 लगेगा, ठीक है। 11 11 11 एकम 11, 11 में 10 आप जोड़ देंगे तो सिंपल आपको 21 प्राप्त हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव बिंदु प्रतिस्थापित हम लोग कर देते हैं ना, तो यहाँ पर 214.5 और मात्रक है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी खिलौना था, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसके बाहरी भागों में आपको कलर करना है, तो कितना क्षेत्रफल में आपको कलर करना पड़ेगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले हम सिंपल इस प्रकार से एक घन बना देते हैं। घन का मतलब इसमें जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रहता है, तो इस प्रकार एक हमने घन बना दिया। अब यहाँ पे घन की आपको एक भुजा दे दिए गए हैं, यहाँ पे एक भुजा का मतलब यहाँ प्रत्येक भुजा इसका क्या है 7 सेंटीमीटर है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे दे दिया गया ना, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यहाँ पे अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास क्या होगा। यदि आप इस पर मान लेते हैं अर्धगोला रखेंगे ना, तो अधिकतम यहाँ पे इसके यहाँ पे लंबाई के बराबर आप रख सकते हैं। यहाँ पे 7 मीटर से अधिक तो आप रख नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं सिंपल, अधिकतम इसके लंबाई के बराबर होगा। अर्धगोले में जो नीचे वृत्त बनेगा उसका यहाँ पे व्यास अधिकतम क्या 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी, है ना। अधिकतम ये 7 सेंटीमीटर का ही रहेगा, और इस पर सिंपल आपको अर्धगोला रखना है ना, तो यहाँ पर सिंपल हम अर्धगोले को भी बना देते हैं। इस प्रकार ये जो ठोस आकृति बन रहा है, यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, तब यहाँ पे एक फलक का यदि हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, एक भाग को यदि आप पेंट कर दें, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई यहाँ पर सब कुछ ए रहता है ना, सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रहता है। तो यहाँ पे एक फलक का ए स्क्वायर रहता है ना, ए स्क्वायर क्षेत्रफल बनेगा। इस प्रकार कुल 6 फलक है, तो यहाँ पे 6 ए स्क्वायर रहता है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे वृत्त, अब यहाँ पे वृत्त पर आपको नहीं कलर करना है ना, इसके ऊपर जो भाग बन रहा है यहाँ पे अर्धगोला, आपको उस पर कलर करना है। तो यहाँ पर जो वृत्त है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। केवल यहाँ पे इस वाले भाग पे तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कलर होगा, लेकिन जो यहाँ पे अर्धगोले द्वारा वृत्त बना है ना, यहाँ पर हमें कलर नहीं करना है। यहाँ पे केवल यहाँ पे अर्धगोले के ऊपरी भाग पर हमें कलर करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यहाँ पे ऋण पाई आर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग सिंपल माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे अर्धगोला बन रहा है, प्लस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, इसको हमने लिख दिया। चूंकि यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ठोस आकृति बना है यहाँ पर अर्धगोला रखा था, तो इसको हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बचा हुआ है वो कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर है। सिंपल इतना का ही हमें वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर आकृति हमने बना दिया, यहाँ पर ठोस घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर यहाँ पे अर्धगोला रखा गया है, और ये पूछा था कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इसका अधिकतम जो व्यास है यहाँ पे अर्धगोले जो यहाँ पर घन है इसके भुजा के बराबर हो सकता है, जो कि यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो घन है उसका भुजा की लंबाई हमें दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी देते हैं, और इसको हमने लिख दिया कि दिया है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसलिए अर्धगोले का व्यास घन के भुजा के बराबर होना चाहिए ना। जो यहाँ पे अर्धगोले का व्यास है, ये यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यह लंबाई है ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर, साथ साथ यहाँ पर भी लंबाई क्या है, यह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्धगोले का व्यास है वह अधिकतम इस भुजा की लंबाई के बराबर हो सकता है, इसको हमने सिंपल लिख दिया। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर जो घन बन रहा है, घन का भुजा हो जाएगा, जिसको हम सिंपल ए से नामकरण कर देते हैं,
जो कि दे दिए गए 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर, हमने बताया कि यदि हम अर्धगोले का व्यास लिखते हैं तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखते हैं, और यदि हम उसका त्रिज्या लिख रहे हैं, सिंपल यहाँ पे स्मॉल आर बना देते हैं, तो यहाँ पे इसका हम आधा लिख देते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ठोस है, जो यहाँ पर इस प्रकार ठोस आकृति बना हुआ है, इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं अब यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे आपको समझाया था कि यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि बाहरी किनारों पे आपको कलर करना है तो पहले तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा संपूर्ण, लेकिन यहाँ पे इस वृत्त पर आपको कलर नहीं करना है ना, या फिर ये समझ लीजिए कि इसका क्षेत्रफल आपको नहीं लेना है वृत्त का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या लेना है, ऊपर का यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लेना है। तो चलिए यहाँ पर वृत्त को हम सिंपल माइनस कर देते हैं, πr², इसको हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे और प्लस आपको यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr², यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2πr²। अब यहाँ पे 6 हो गया। चलिए एक बार यहाँ पे लिखते हैं, देख लेते हैं यह वैल्यू घट रहा है ना, यहाँ पे 2πr² है, यहाँ पे ऋण πr² है, तो यहाँ पे धन πr² बचेगा। चलिए 6 हो गया। और यहाँ पे a जो घन की एक भुजा की लंबाई है, जो है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे सिंपल आपको 7 का वर्ग लिख देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे पाई के स्थान पर 22/7 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, गुणते r जो है त्रिज्या का वर्ग लेना है, तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 कि यहाँ पे वर्ग का मतलब इसके 2 गुणनखंडों का हम सिंपल गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाएगा, 7 के 2 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे, यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, प्लस अंश और हर से 7 विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 विभाजित हो रहा है, 2 कम 2, यहाँ पे 11 बार में, और 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 7 का गुणा कर देंगे, या फिर एक बार लिख ही देते हैं, 11 गुणते 7, और हर में क्या बचा हुआ है, 2 बचा है। 6 9 54 को 4 हो जाएगा, हासिल 5 बनेगा, है ना। 6 चौका 24, और 24 में सिंपल आप 5 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 7 77, 77 में भी 2 से भाग देना बाकी है ना। चलिए एक बार भाग दे लेते हैं, यहाँ पर 294 है, प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 1 और 7 17, 2 8 16, और दशमलव यहाँ पे 17 में 16 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे दशमलव बिंदु लगाने के कारण 0 लगा सकते हैं, 2 5 10, सिंपल इसको जोड़ देते हैं, 0.5 हो गया। यहाँ पे 8 4 12 को 2 हो गया, हासिल 1 बना, 3 और यहाँ पे 9, यहाँ पे जोड़ देंगे एक हासिल भी, तो 13 हो जाएगा, 13 को 3, एक हासिल बना, इसमें जोड़ेंगे 2 1 3 हो गया, 332.5, और यहाँ पर मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, सब सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी ठोस बन रहा था, इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यही हमें ज्ञात हुआ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको प्रश्न ये दे देगा ना कि कोई घन है, यहाँ पर सिंपल हम एक घन बना देंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर समान ही रहेगा। इस प्रकार से हमने एक घन बना दिया। अब यहाँ पे घन को यहाँ पे चौथे प्रश्न में ऊपर रखा था ना, जो अर्धगोला था ऊपर, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे नीचे की ओर गोला रख रहा है, यहाँ पर एक फलक को काट कर नीचे इसके यहाँ पे एक भुजा के बराबर व्यास ले रहा है ना। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के, मतलब यहाँ पे जो भी घन का एक भुजा है उसी के बराबर उसका व्यास है ना। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से यदि हम बनाएं वृत्त, तो कुछ इसी प्रकार से यह वृत्त बना। अभी ये अर्धगोले का यह वृत्त बना हुआ है ना, पूरा अर्धगोला बनाएंगे तो यह कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे अर्धगोला बना,
और इसका यदि हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बचा हुआ भाग है, अब इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर यही हमें ज्ञात करना है ना, ठोस जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे यदि ठोस रहता, जो ठोस यहाँ पे घन है, तब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² रहता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फलक को क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है ना। तो एक फलक को काट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो वृत्त है, यहाँ पर जो अभी शेष भाग ये बचा हुआ है ना, यहाँ पे कोने पर बचेगा, तो वो अभी बचा है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है, जिसका यहाँ पर यदि हम लोग पूरे व्यास की बात करेंगे, यहाँ पे व्यास, इस यहाँ पे घनाकार जो घन के आकार का यह ठोस आकृति है, यहाँ पे इसका जो एक भुजा है उसका आधा कर देंगे तो इसको हम लोग की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्षेत्रफल का हमें नहीं लेना है ना, इसके अंदर वाले भाग का लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसको काट कर निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 6a² पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे इस वृत्त का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वक्र पृष्ठ में, तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे ऋण πr² हम लोग घटा देंगे। लेकिन अभी हम लोग का इसका पूरा लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, जो यहाँ पर अर्धगोला है ना, इसका हमें वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो वो होगा πr² होगा, सिंपल है ना। और इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे जो ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग सिंपल मान लेते हैं, सिंपल आकृति को हमने बना दिया और यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घनाकार ब्लॉक के भुजा की लंबाई, चलिए इसको a मान लेते हैं, और इसका हम यल इकाई सिंपल हमने मान लिया। हमने मान लिया घनाकार ब्लॉक के भुजा की लंबाई a, यल इकाई, इसका कोई भी मात्रक हो सकता है। अब इसको सिंपल हमने यल मान लिया, तो यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब यहाँ पे यल इकाई ही रहेगा। यदि इसका हमें आयतन ज्ञात करना रहता, सिंपल हम यल पर क्यूब कर देते हैं ना, 3 घात कर देते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका आवश्यकता पड़ेगा, इसको हम लोग सिंपल प्रतिस्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में दे दिया गया कि जो यहाँ पे घन की एक भुजा की लंबाई है ना, वही यहाँ पर जो अर्धगोला है, अर्धगोले की यहाँ पर व्यास की लंबाई आपस में बराबर है ना। यहाँ पे यह लंबाई यल है, तो जो यहाँ पे अर्धगोले का यहाँ पे वृत्त बन रहा है, यहाँ पर भी यह लंबाई क्या है, यल है। तो यदि इसकी हम लोग त्रिज्या की बात करेंगे, या तो इस त्रिज्या की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यल/2 है ना। इसका हम लोग सिंपल क्या कर दें, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्धगोले की हम लोग सिंपल त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तब यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, यहाँ पर यह हो जाएगा यल/2 इकाई। अब यहाँ पर एक ठोस घन था, इसमें से एक अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है, और इस प्रकार से निकाला गया था कि यहाँ पे जो अर्धगोले का व्यास था और यहाँ पे घन का भुजा आपस में बराबर ही था, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से हमने बताया कि घटा देना हमें यहाँ पे संगत जो भी वृत्त बन रहा था इसका क्षेत्रफल। लिख देते हैं ऋण वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस भाग को हमें नहीं लेना है ना, इसके स्थान पर हमें यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठ लेना है। लिख देते हैं यहाँ पे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर आपको बताया था कि यह होगा 6a², ठीक है, और ऋण यहाँ पे πr², और यहाँ पे 2 होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस यहाँ पे 2 πr²। यहाँ पर πr² का ये भी पद है, πr² का ये भी पद है ना। यहाँ पे धनात्मक वाले राशि का मान का दिख है, घट जाएगा 6a² और प्लस πr² बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2πa² धनात्मक है और यहाँ पे एक ऋणात्मक है, ऋण πr², इसमें से घट गया, धनात्मक वाला बचा है। चलिए यहाँ पर वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पर ये 6 हो गया, a के स्थान पर जो यहाँ पे
घनाकार भुजा है, इसकी लंबाई हमने माना है यल इकाई, है ना। तो यहाँ पर यल प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे पाई और आर जो त्रिज्या है अर्धगोले का यल बटा 2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यल बटा 2 का स्क्वायर। इसको और हल कर देते हैं, 6 यल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई हो गया गुणते यल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी अंश और हर वाली संख्या है अंश का भी वर्ग होगा, तो यल स्क्वायर 2 का वर्ग होगा हर का, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। चलिए इन दो पदों में से सिंपल यल स्क्वायर उभयनिष्ठ है, तो हम लोग यल स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में बचेगा क्या, 6 बचेगा और प्लस यहाँ पे पाई और बटा 4 बचेगा। चलिए इसे चाहें तो और हल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यल स्क्वायर और यहाँ पर हम लसा ले लेते हैं, 4 लसा हो जाएगा, 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे पाई हो गया, कोष्टक बंद है, बराबर यहाँ से जो 4 है यहाँ पे यल स्क्वायर के हर में लिख देते हैं, यल स्क्वायर बटा 4 और यहाँ पे कोष्टक वाले वैल्यू को इसी प्रकार से लिख देते हैं 24 प्लस यहाँ पे पाई, जो भी मात्रक रहेगा उसका वर्ग रहेगा, तो यहाँ पर इकाई हमने माना है तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10, इसी आकृति की बात कर रहे हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कैप्सूल कुछ इसी प्रकार से है जिसकी यहाँ पर पूरी लंबाई आपको दे देगा 14 मिलीमीटर और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कह लीजिए कैप्सूल की, यहाँ पे व्यास करके दिया हुआ है और व्यास यहाँ पे 5 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे पूरी लंबाई आप कह सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे संपूर्ण। देखिए कैप्सूल कुछ इसी प्रकार से आपका, अब यहाँ पर भी अर्धगोला है और यहाँ पर भी अर्धगोला बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर इस अर्धगोले को दोनों को हमने निकाल दिया है ना। तो यहाँ पर बेलन का हम लोग वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो बेलन है यहाँ पे इसका 2 पाई आर एच से इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण ज्ञात कर देंगे, है ना। और यहाँ पे अर्धगोला यह यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अर्धगोला मिलकर यहाँ पे पूरा गोला हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस पर इसको हम लोग सिंपल जोड़ देंगे, यदि अर्धगोलों को आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं ना, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा गोला मिलकर पूरा गोला हो गया है ना। और यहाँ पे इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, सिंपल यही फार्मूले पर हमें प्रतिस्थापित करना है और यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग नोट करते हैं। इस प्रकार आकृति को हमने नोट कर लिया और यहाँ पर हमने नामकरण कर दिया ABCDEF OO' हमने नामकरण कर दिया और यहाँ पर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और यहाँ पे इसका व्यास दे दिया गया 5 मिलीमीटर और हमने लिख भी दिया कि दिया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है तथा पूरे कैप्सूल की लंबाई, यहाँ पर AB हमने लिख दिया, यहाँ पे 14 मिलीमीटर दिया हुआ है और कैप्सूल का व्यास हमें CD दे दिया गया है, या व्यास यहाँ पर भी CD भी समझ सकते हैं या फिर यहाँ पर, क्योंकि दोनों अर्धगोला अलग अलग है, यहाँ पे व्यास दे दिया गया है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हमने CD और बराबर हमने EF लिख दिया, बराबर यहाँ पे 5 मिलीमीटर हमें दे दिया गया है ना। तो यहाँ पे अर्धगोले का हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, लिखते हैं अर्धगोला की त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर OD लिख दीजिए, यहाँ पे CD का वैल्यू आपको पूरी लंबाई पता है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पे OD लिख दीजिए या OC या O' F O' E, सभी प्रकार से बात सेम ही है। त्रिज्या के लिए हमने सिंपल R लिख दिया, तो यहाँ पर इसका केवल आपको आधा करना है ना, यहाँ पे सिंपल आपको CD का आधा कर दीजिए, तो यहाँ पे CD की लंबाई 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे अर्धगोला की त्रिज्या हमने ज्ञात कर दिया। साथ साथ अब बेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेलन की यहाँ पर पूरी हम लंबाई ज्ञात कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो 2 पाई आर एच रहता है, तो यहाँ पे ये इसके लिए एच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये FD की लंबाई या फिर CE भी कह सकते हैं, और यहाँ पे तथा लिख देते हैं, तथा बेलन का त्रिज्या यहाँ पे R यहाँ पे सेम ही रहेगा, ये बेलन के लिए भी त्रिज्या है और कैप्स यहाँ पे अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या है। यहाँ पे लिख देते हैं 5/2 मिलीमीटर तथा, या और करके लिख देते हैं, और बेलन
की लंबाई, चलिए लंबाई ही लिख देते हैं, लेकिन इसे हम लोग एच से दिखाएंगे। इस प्रकार से रहता तो आप हाइट बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि फार्मूले में इसे एच के स्थान पर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा, बेलन की लंबाई, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी लंबाई पता है कि 14 मिलीमीटर है, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमें पता है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 5/2 है ना। तो यदि यह 5/2 है तो यहाँ पर इतनी भी लंबाई 5/2 होगा, और यहाँ पर भी लंबाई क्या है, 5/2। इसको हमें घटाना पड़ेगा, है ना, तभी यहाँ पर डी एफ की लंबाई हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, है ना। बराबर यहाँ पे चलिए लिख देते हैं डी एफ करके, जो एच हो जाएगा। यहाँ पे डी एफ हमने लिख दिया, तो यहाँ पे ए बी में से, ठीक है, ए बी में से हमें घटाना पड़ेगा। ए बी यहाँ पर पूरी कैप्सूल की लंबाई है, और ओ ए और ओ डैश भी हम घटा देते हैं। यहाँ पर ओ ए को भी हम लोग घटाएंगे, यह लंबाई, और साथ साथ यहाँ पे ऋण ओ डैश बी को भी हमें घटाना पड़ेगा। लिख देते हैं डी एफ बराबर ए बी की पूरी लंबाई हमें पता है 14 मिलीमीटर, ऋण ओ ए की लंबाई कितना है, जो यही अर्धगोले के लिए त्रिज्या यहाँ पे सेम ही रहेगा, यह जो त्रिज्या है वही यहाँ पर है, यहाँ पर जो त्रिज्या है वही यहाँ पर है। यहाँ पर ओ ए की लंबाई है 5/2, और ऋण ये भी है 5/2। चलिए 14 हो गया, 5/2, 5/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डी एफ है बराबर, यहाँ पे 5 घटा देंगे, 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 मिलीमीटर आपको प्राप्त हो गया, है ना। यहाँ पर ऊंचाई 9 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर हमें सब कुछ ज्ञात है। अब यहाँ पर सबका हम लोग वैल्यू प्रतिस्थापित करके यह जो भी कैप्सूल है इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब लिख देते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम चाहें तो पूरी बातों को लिख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर चाहें तो पूरी बातों को लिख दीजिए कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस इसका फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अलग अलग फार्मूला को लिख देते हैं। यहाँ पे 2πr², यहाँ पे इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्लस यहाँ पर बेलन का आप लिखते हैं जो कि होता है 2πr(h) रहता है ना, और प्लस यहाँ पर फिर इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का यहाँ पर ये होगा 2πr²। चलिए यहाँ पर हम लोग 2πr² और 2πr², यहाँ पर ये हो जाएगा 4πr² प्लस यहाँ पे 2πr(h) हो गया। इन दोनों पदों में से दो भी उभयनिष्ठ है, पाई भी आर भी, तो दो हमने उभयनिष्ठ लिया पाई और आर को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, और पाई को उभयनिष्ठ लिया, यहाँ पर एक आर बचा हुआ है, प्लस 2 पाई और आर भी उभयनिष्ठ हो गया, यहाँ पर केवल एच बचा हुआ है। सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। 2 हो गया, यहाँ पे पाई के स्थान पर 22/7 हो गया, और जो आर है त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या सेम है 5/2, यहाँ पर 5/2 हमने लिख दिया। चलिए कोष्टक में 2 हो गया, आर के स्थान पर त्रिज्या में 5/2 प्रतिस्थापित कर देना है, प्लस ऊंचाई कितना है, यहाँ पे हाइट की बात करेंगे तो यह सिलेंडर का हाइट है ना, जो कि है 9 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हमने 9 प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। और ये मात्रक आपको मिलीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, है ना, या फिर वर्ग मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। इसको और हल कर देते हैं, अंश और हर से 2 विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अभी रहने देते हैं, देखेंगे यहाँ पर विभाजित होगा कि नहीं। यहाँ पे 22/7 है और गुणते 5 है, और यहाँ पर अंश और हर से 2 समाप्त हो गया, और कोष्टक में बचा 5 + 9, और 22/7 है, गुणते 5 है, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, ये गुणते 14 है, 7 × 7, 7 दूना 14, है ना, विभाजित हो गया, 2 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 और 5 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 220 आपको मिलेगा। यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, यही मात्रक होगा। कैप्सूल का हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यहाँ पर हमें यह मतलब इसका पूरा बाहरी क्षेत्रफल, है ना, जो भी कैप्सूल है उसका पूरा बाहरी क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न 7 दिया हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस मतलब कपड़ा समझ सकते हैं। यहाँ पे साथ ही 500 रुपये प्रति यहाँ मीटर स्क्वायर की दर से
इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। देखिए इसके लिए आकृति, यहाँ पर एक तंबू की चर्चा किया हुआ है जो कि पहले तो बेलन के आकार का है और इस पर एक यहाँ पे शंकु अध्यारोपित है। यहाँ पर एक हम सिंपल शंकु रख देते हैं। यहाँ पर एक हमने ऊपर शंकु रख दिया, यहाँ पर भी वृत्त ही रहेगा। यहाँ पर एक ये बेलन हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है हमें। यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलन है ना, इतना ही बेलनाकार है, इसकी सिंपल हमें ऊंचाई दे दिया गया है यहाँ पे 2.1 मीटर, 2.1 मीटर है। साथ साथ यहाँ पे व्यास यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे पूरे व्यास की चर्चा करें तो यहाँ पर पूरा व्यास 4 मीटर का दिया हुआ है ना। कुछ हम लोग इसको मान लेंगे ए बी, यहाँ पे चलिए ओ मान लेंगे, तो यहाँ पे ए बी लंबाई 4 मीटर है। और साथ साथ यहाँ पे जो शंकु है इसकी यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमें दे दिया गया है। यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो कैनवास यहाँ पे शंकु के वक्रपृष्ठ पर लगेगा इसके क्षेत्रफल पर, और यहाँ पे बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगेगा, है ना। कैनवास जो कपड़ा है समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर देंगे, इसका पाई आर यल होता है ना शंकु के लिए। यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, इसका इस प्रकार से, इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। और यहीं इसका बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, है ना। यहाँ पे सबका हम लोग वैल्यू सिंपल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पर पूरी लंबाई हमें पता है 4 मीटर है, तो यहाँ पर यह 2 मीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू, ऊंचाई भी ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात है ना। बस सिंपल इसको हम लोग नोट करते हैं। आकृति को सिंपल यहाँ पर हमने बना दिया और लिख दिया कि दिया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलनाकार है और यहाँ पर इस पर यह शंकु रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो यहाँ पर बेलनाकार भाग यही है, इसकी ऊंचाई यच, इसकी बात करें तो यह हमें दे देगा, है ना, यच लिख देंगे, जो कि हमें दे देगा 2.1 मीटर। यह यहाँ से ओ से डी तक की आप ऊंचाई कह सकते हैं ना। यहाँ पे 2.1 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे व्यास ए बी की बात करें, व्यास यहाँ पर भी बात करेंगे सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे व्यास दे दिया गया है, ए बी की लंबाई आपको 4 मीटर दे दिया गया है इस बेलनाकार भाग के लिए। तो वहीं शंकु का भी यही है व्यास, ठीक है, सेम ही है। और यहाँ पे लिख देते हैं, तब यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या। यहाँ पे बेलन के लिए भी त्रिज्या यही रहेगा और यहाँ पे शंकु के लिए भी त्रिज्या यही रहेगा, जिसे हम सिंपल आर से दिखा देते हैं। यहाँ पर व्यास का आधा हो जाएगा, यह 2 मीटर होगा, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल आपको यहाँ पर, यह जो तिर्यक ऊंचाई बन रही है यहाँ पर कह लीजिए, या फिर यहाँ पर यह आपको दे देगा ना, यल बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ है ना। अब सिंपल फार्मूले को प्रतिस्थापित करते हैं फार्मूले पर। यहाँ पर तंबू का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं, लेकिन इसको जिस प्रकार से लिखा हुआ उस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं तंबू बनाने को प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। अब लिखते हैं तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बताया था 2 पाई यल होता है, प्लस यहाँ पर जो भी एक कैनवास कपड़ा है यहाँ पर बाहरी भागों पर लपेटा जाएगा और साथ साथ यहाँ पे शंकुआकार जो भाग है उस पर लपेटा जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि यहाँ पे नीचे आपको नहीं लगाना है ना, यहाँ पे बाहरी भागों पे लगाना है, जो बेलनाकार भाग है और जो यहाँ पे शंकुआकार भाग है ना। तो यहाँ पे बेलन का हमने, यहाँ पे शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिख दिया और बेलन के वक्रपृष्ठ का हमने क्षेत्रफल लिख दिया, है ना, जो कि होता है 2 पाई आर एच रहता है। यहाँ पर 2 पाई इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, 2 पाई को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पे यल बचा हुआ है और यहाँ पे आर और एच बचा हुआ है, 2 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7, यल का वैल्यू यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है 2.8 है, और प्लस आर जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ पर हमने बताया था, यह पूरा आपको दिया था 4 मीटर, ए भी 4 मीटर है और यह आपका 2 मीटर होगा। यहाँ पे त्रिज्या 2 मीटर रहेगा, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पे 2 हो गया, गुणते ऊंचाई कितना है
यहाँ पे 2.1 मीटर, तो यहाँ पे 2.1 हमने लिख दिया, कोष्टक बंद। यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा, बटा 7 है, 44 बटा 7 गुणते यहाँ पे 2.8 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 21 का 2 गुना हो जाएगा 42, और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बिंदु हमने लगा दिया। चलिए यहाँ पे 44 बटा 7 गुणते यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 फिर दशमलव बिंदु, अब यहाँ पर 4 2 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7.0 या कह लीजिए कि 7 ही है ना, दोनों बात सेम ही है, तो यहाँ पर यह अंश और हर विभाजित हो जाएगा, सिंपल हमें 44 ज्ञात होगा। ठीक है, और ये मात्रक रहेगा मीटर में, मीटर स्क्वायर में, है ना। यहाँ पर तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, 44 मीटर स्क्वायर ज्ञात हुआ, है ना। अब यहाँ पर ये ज्ञात हो गया तो हमें बताना था ना, आगे प्रश्न और दिया था कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत बताइए, है ना। अब यहाँ पे कैनवस का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, अब यहाँ पे 500 प्रति मीटर स्क्वायर दिया, यहाँ पे 500 का गुणा कर देंगे तो संपूर्ण कैनवस की लागत आपको ज्ञात हो जाएगी। लिख देते हैं, चूंकि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवस लगाया जाता है, इसलिए प्रयुक्त कैनवस की लागत बराबर, यहाँ पे 500 का गुणा कर दीजिए, गुणते यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 44 का सिंपल गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 00 तो लगेगा ही, यहाँ पे 5 चौका 20, 20 को भी 0 हासिल 2 लगा, 5 चौका 20 2 22 हो गया, इतना रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहीं पे लिख देते हैं रुपया, और यहाँ पर नीचे भी हमने लिख दिया, अतः 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 22,000 रुपया है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आकृति की बात करें ना, तो यहाँ पे एक ठोस पहले बेलन है ना, यहाँ पर सिंपल हमने, चलिए ठोस बेलन हमने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पे बता रहा है ना कि इसी ऊंचाई के बराबर और यहाँ पे इसी व्यास वाला, है ना, व्यास आपको दे दिया गया है इसका यहाँ से यहाँ तक, चलिए यहाँ पर ओ मान लेंगे, यहाँ पर ए बी मान लेंगे, ए बी है, तो यहाँ पे ए बी की लंबाई आपको दे दिया गया है, जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और चलिए यहाँ पर भी हम नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे सी डी हमने नामकरण कर दिया और इसका हम ओ डैश नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई आपको दे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, चलिए बी डी ही लिख देंगे, और इसको दे दिया गया है कि 2.4 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे इसी ऊंचाई तो इतना ही होना चाहिए और यही व्यास भी यही होना चाहिए ना, जो व्यास ए बी की लंबाई आपको दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे बेलन का व्यास है उतना ही व्यास यहाँ पे इस शंकु का भी होना चाहिए, काट लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए काट कर कुछ इस प्रकार से निकाल देंगे, ये यहाँ पे शंकु को हम काट कर निकाल देते हैं ना, जिसका यहाँ पर व्यास यहाँ पे ए बी ही है, ऊंचाई यहाँ तक है ना, ये यहाँ से पूरी ऊंचाई की बात करेंगे, यहाँ पे ये लंबवत ऊंचाई रहेगा जो कि 2.4 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। सिंपल इसको काट कर निकाल दिया जाता है। आगे दिया हुआ है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। बाहरी भागों में आपको कलर समझ लीजिए करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना भाग बचा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे आपको कलर करना है, साथ ही साथ यहाँ पे बेलन के बाहरी भागों में आपको कलर करना है, लेकिन ऊपर नहीं कलर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा शंकु ही काट कर निकाल दिया जाता है ना। तो देख लीजिए हम बताते हैं कितना आपको कलर करना है। ये बाहरी वक्रपृष्ठ पर आपको कलर करना है बेलन के, तो यहाँ पे 2 पाई RH हो जाएगा, बाहरी पर केवल हमने बात किया। साथ साथ आपको नीचे अभी कलर करना है ना, तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ पे नीचे वृत्त बनेगा उस पर आपको भी कलर करना है, ठीक है। और प्लस ऊपर तो अब करना नहीं है, अब यहाँ पे पूरा शंकु का हमें
पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर ये हो जाएगा पाई आर यल हो जाएगा, और यहाँ पे ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कलर करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। आकृति को सिंपल हमने बना लिया। पहले यहाँ पर एक ठोस बेलन था जिसका यहाँ पर आपको व्यास दे दिया गया था 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर आपको दिया था। अब इसी में से एक यहाँ पे शंकुआकार भाग काट कर निकाल दिया जाता है ना, जिसकी यहाँ पर ऊंचाई सेम है। यहाँ पे ऊंचाई की बात करेंगे 2.4 सेंटीमीटर है और साथ साथ इसका व्यास भी कितना है 1.4 सेंटीमीटर ही है। सिंपल सभी बातों को हमने लिख दिया कि दिया है एक ठोस बेलन में से एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ पे ठोस बेलन की ऊंचाई यही 2.4 सेंटीमीटर और व्यास देते गए ए बी, व्यास ए बी हमने मान लिया 1.4 सेंटीमीटर। तब इसके त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ पर ओ बी लिख दीजिए या फिर त्रिज्या आर मान लीजिए। यहाँ पे व्यास का आधा हो जाएगा, है ना, 1.4/2 सेंटीमीटर हो गया। तथा जो शंकु है, शंकु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शंकु का व्यास और यहाँ पे बेलन का व्यास सेम है ना, ऊंचाई भी सेम है। यहाँ पे शंकु का भी त्रिज्या ही 1.4/2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई भी इसका यच बराबर यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे बेलन की ऊंचाई के बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो शेष ठोस भाग बच रहा है ना, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। तब यहाँ पे लिख देते हैं शेष बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख दिया शंक्वाकार खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इसको हमने सिंपल आपको बताया था, पहले हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे बेलन के खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पर इसके आधार के बारे में बताया था कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सिंपल इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर यल, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया पाई आर यल प्लस ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर शंकु के तिर्यक ऊंचाई की हमें आवश्यकता पड़ेगा, जो यल है तिर्यक ऊंचाई इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, और यहाँ पर सिंपल इसको हम लोग नोट कर देंगे करनी में। यहाँ पे त्रिज्या आर का स्क्वायर रहता है प्लस यहाँ पे एच का स्क्वायर रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कर्ण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यल बराबर यहाँ पे करनी में आर का स्क्वायर, आर है यहाँ पे 1.4/2 का वर्ग और प्लस ऊंचाई कितना है 2.4, ऊंचाई यही था 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 2.4 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे यल बराबर यहाँ पे 14 का आधा कर देंगे 0.7 हो जाएगा, 0.7 का वर्ग अभी करना है आपको, प्लस यहाँ पे 2.4 का भी वर्ग करना है। चलिए करने में यहाँ पे यल बराबर 7×7 49 हो जाएगा। यहाँ पे 49 हम लिख दिया, लेकिन 0.2 अंक बाद लगेगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग आपने किया है 0.7 के आपने 2 गुणनखंडों का गुणा किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, यहाँ पे हो गया 0 करणी में प्लस 24 का वर्ग 576 होता है ना, 576 हम लिख दिया। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव बिंदु लगेगा, यहाँ पे दशमलव बिंदु लगा यल बराबर। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग जोड़ते हैं करणी में, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 है, जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, हासिल 1 बनेगा। यहाँ पे 7 4 11, एक हासिल जोड़ देंगे 12 को 2 हो गया, अब एक हासिल बना 5 1 हासिल 6 बना। यहाँ पे 6.25 मिला, वो भी करणी में है ना। चाहे तो इससे कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर आप 625 बटा आप हर में 100 लिख सकते हैं। अब अंश यहाँ पे 625 है, अंश और हर का अलग से वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे 625 का वर्ग होता है ना, मतलब 625 का वर्गमूल 25 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। फिर 10 से आप भाग देंगे 2.5 आपको ज्ञात होगा, यहीं पर लिख देते हैं। और कामा करके तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात किया, तो यल बराबर हमें ज्ञात हो रहा है ना 2.5 सेंटीमीटर, इसका आवश्यकता था। चलिए इन तीनों पदों में देख लेते हैं उभयनिष्ठ है। पाई आर यहाँ पर भी पाई आर को हमने सिंपल उभयनिष्ठ कर दिया। तो यहाँ पे यल बचा हुआ है प्लस यहाँ पे पाई आर उभयनिष्ठ लेने के बाद 2 एच बचा हुआ है प्लस पाई आर उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पर सिंपल आर बचा हुआ है। चलिए पाई का वैल्यू 22/7 गुणते आर जो त्रिज्या है इसे हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 2 से भाग दे देंगे तो 0.7 आपको प्राप्त होगा। यह सेंटीमीटर में ही मात्रक है, तो यहाँ पर 0.7 को ही लिखते हैं क्योंकि अंश और हर को विभाजित करना है हमें। चलिए यल का वैल्यू, जो यल है तिर्यक ऊंचाई कितना है ये हमने ज्ञात किया 2.5, तो यहाँ पे 2.5 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस 2 है
और ऊंचाई कितना है 2.4, तो यहाँ पे 2.4 हो गया। और प्लस आर जो त्रिज्या है वो कितना है, यहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं 0.7, कोष्टक बंद। यहाँ पे 22/7 है, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/10 भी आप लिख सकते हैं इसको, है ना। चलिए यहाँ पर 2.5 है, प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4.8 प्लस यहाँ पे 0.7 है। चलिए अंश और हर से 7 विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 22 बटा यहाँ पे 10 बचा हुआ है। चलिए गुणते यहाँ पर हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं, 7 और 8 को जोड़ देंगे, 7 दूना 14, 1 15, 15 5 20 हो जाएगा, 20 को 0। अभी हासिल 2 है, 4 2 6 हो जाएगा, 2 हासिल 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को हमने लिख दिया और एक अंक बाद दशमलव बिंदु था तो हमने दशमलव बिंदु को लगा दिया। इसको और हल करते हैं, 10 से भागी दे देते हैं, तो यहाँ पे 2.2 मिलेगा, गुणते 8 हो गया। यहाँ पे 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 बना, यहाँ पे 8 दूना 16, 1 हासिल 17। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बिंदु, एक अंक बाद दशमलव बिंदु हमने लगा दिया। आपको उत्तर में दिया गया था ना कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमें लिखना है ना, तो यहाँ पे 17.6 है, तो इसे आप निकटतम इस प्रकार से करके आप इसको 18 भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं ना। शेष बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो हमें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात हुआ, ये निकटतम है, हालांकि एक्यूरेट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर निकटतम का यही मतलब था। यहाँ पे 17.6 आया तो हमने 18 लिख दिया, लेकिन यदि 17.4 आ जाता तो हम लोग सिंपल 17 ही लिख देते हैं, ठीक है। यह सिंपल इसी प्रकार से था। निकटतम हमने शेष बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे या वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। इसी आकृति की बात हो रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ऊंचाई भी दे दिया गया है, कितना 10 सेंटीमीटर है। साथ साथ यहाँ पर जो ऊपर भी वृत्त बनता है, नीचे भी वृत्त बनता है, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या दे दिया गया है, आर का वैल्यू आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर बाहरी भाग तो पूरा है ही, तो यहाँ पे 2πr(h) जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये तो है ही। साथ साथ यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पे अर्धवृत्त का खोखला है, नीचे भी खोखला है ना, तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, यहाँ पर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलकर पूर्ण हो जाएगा, है ना। यदि आधा आधा की बात करेंगे तो 2πr² रहेगा, और दोनों को साथ में ले लेंगे तो 4πr² रहेगा, ठीक है। सिंपल इसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो भी दिया गया था उसको हमने नोट कर दिया है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जो कुछ इसी प्रकार से। यहाँ पर जो बेलन है, जो लकड़ी का बेलन है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दे देगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इसको हमने नोट कर दिया। तथा जो यहाँ पे अर्धगोला निकाला गया है ना, ऊपर से और नीचे से यहाँ पर खोद कर, यहाँ पर त्रिज्या तो सेम ही हो जाएगा। अर्धगोला की त्रिज्या भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर चलिए जो बचा हुआ है, जो ठोस बचा है, उसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तब लकड़ी के शेष भाग से बनी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गुणते, यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, या फिर इसे आप पूर्ण भी लिख सकते हैं, 2 गुणते अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। चलिए बराबर, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2πr(h) फार्मूला होता है, प्लस 2 गुणते यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, पूर्ण रहता है तो 4πr² रहता है,
और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख देंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इन दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उससे हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, और साथ साथ r भी इसमें है। तो 2 पाई r को तो हमने उभयनिष्ठ लिया, क्या बचा हुआ है h प्लस यहाँ पर 2 पाई और r उभयनिष्ठ हमने लिया, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है और एक r भी बचा हुआ है। वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, r यहाँ पे त्रिज्या कितना है 3.5, यहाँ पे h ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर 2 हो गया, गुणते r का वैल्यू कितना है 3.5, और सब सेंटीमीटर में है, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर 22 में 2 का गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा। यहाँ पर अंश और हर विभाजित है, 7 एकम 7, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 0.5 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव बिंदु था, यहाँ पे 0.5 बार विभाजित है। अब यहाँ पर 10 प्लस 35 दूना 70 हो जाएगा, 7.0 या फिर केवल 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 44 गुणते 0.5, यहाँ पर इसको हटा ही दीजिए, है ना, 7 हो गया, 7 10 17 हो गया, और 44 में 0.5 का मतलब क्या है 1/2 भी इसे समझ सकते हैं आप, इसका आधा कर देगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 17 दूना 34 को 4, यहाँ पर 17 दूना 34 और फिर हासिल 3, है ना, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 374 मिला। और चलिए हिंदी में लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यहाँ पर ठोस लकड़ी था, जिसके यहाँ पर ऊपरी भाग से भी अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया था, जिसकी त्रिज्या इतना ही था 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे नीचे से भी अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया, तब यहाँ पर जो शेष भाग बचा था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।